Hi guys, welcome back to my channel Go Ecoholic with Janak Sharma. I hope you all are in the pink of health. This is the part 2 video of CUET plus boards guide. So in this video I will be talking about CUET, that is Common University Entrance Test. Now there are a lot of misconceptions that people have about CUET and few things that they assume. सो फर्स्टली आई लाइक टू टेल यू कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि CUET तभी देना चाहिए अगर आपको ड्यू में एडमिशन लेना है. इट्स एक्चुअली पार्शली करेक्ट, नॉट इंटायरली. लाइक CUET इज़ नॉट ओनली देयर फॉर ड्यू. अगर आपको ड्यू में जाना है तो CUET देना पड़ेगा, ये तो बात सही है, बट सिर्फ ड्यू के लिए नहीं होता है. इट इज़ फॉर मेजर परसेंटेज ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ like Ambedkar University, Banaras Hindu University, Delhi University of course, so various other universities as well. तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस भी कॉलेज के लिए आप एम कर रहे हो या जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप एम कर रहे हो, व्हाट इज़ द प्रोसीजर दैट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, लाइक दैट इज़ IPU. सो इफ़ यू वांट टू गेट इनटू दैट, सबसे पहले तो आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए किसी भी कॉलेज का. तो सबसे पहले CUET से भी पहले यू हैव टू गिव अनदर एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज़ CET, राइट. उनका ये अपना इंडिविजुअल एंट्रेंस टेस्ट होता है विच इज़ स्ट्रिक्टली फॉर IPU यूनिवर्सिटी, दैट इज़ इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी. ठीक है. अब अगर मैं ड्यू की बात करूँ तो ड्यू जो है सिर्फ CUET के पर्सपेक्टिव से ही एडमिशन्स कंसीडर करते हैं. सो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अलग तरीका होता है, बट मेजर यूनिवर्सिटीज़ ने CUET को अपना एडमिशन क्राइटेरिया बना लिया है. सबसे पहली चीज़ तो यही है दैट गो एंड रिसर्च फॉर योर यूनिवर्सिटी एंड द प्रोसीजर ऑफ एडमिशन. इफ़ CUET इज़ अ पार्ट ऑफ एडमिशन, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट. एंड इफ़ नॉट, कोई ना कोई एंट्रेंस टेस्ट तो डेफिनेटली होगा. ठीक है. सो यू हैव टू लुक अप फॉर दैट एंट्रेंस टेस्ट कि उसमें क्या आने वाला है, कैसे अपीयर करना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई गेव CET. सो इन माई CET आई रिमेंबर उसमें सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ भी नहीं आया था, राइट. उसमें सिर्फ हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन, अगर मैं आपकी GT की बात करूँ, दैट इज़ जनरल टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, वो आया था एंड इंग्लिश आई थी. ठीक है. फॉर द कोर्स ऑफ BCom ऑनर्स. इसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स नहीं थी. सो हर एक एंट्रेंस टेस्ट का अपना अलग सिलेबस होता है. सो सबसे पहली चीज़ तो ये है. अब CUET की अगर मैं बात करूँ तो CUET में जो भी सब्जेक्ट्स आप अपीयर करोगे दैट विल डिपेंड अपॉन द कोर्स दैट यू आर ऑप्टिंग फॉर. आप जो है सबसे पहले तो CUET.samarth.ac.in पे आप जाइए. ठीक है. आपको यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा. इस लिंक पे आप जाके सबसे पहले तो ये देखो कि क्या आपका कोर्स है और उस कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी है, यानी कि आपको किस तरीके से अपना एग्ज़ाम देना होगा ताकि यू बिकम एलिजिबल. एलिजिबल का मतलब है कि आप इस कोर्स में जाने के लिए पूरी तरह से वेरीफाइड हो कि दैट येस यू कैन गो इनटू दिस. ठीक है. अच्छा, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने कोर्स की बात करूं BCom ऑनर्स की, तो BCom ऑनर्स में द कोर्स दैट ऑप्शंस दैट आई हैड वाज, जैसे कि कॉम्बिनेशंस होती हैं. मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ. ये कॉम्बिनेशंस थी जो हमें CUET के लिए प्रोवाइडेड थी. ठीक है. एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें आप मैथमेटिक्स को अपना मेन सब्जेक्ट मान लेते हैं एंड देन यू अपीयर फॉर अदर डोमेन सब्जेक्ट्स. ठीक है. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन था वेयर इन अकाउंटेंसी को जो है आप अपना मेन सब्जेक्ट कंसीडर करो एंड देन यू कैन अपीयर फॉर द डोमेन सब्जेक्ट्स. Since I was not a mathematics student, so I gave accountancy exam. Very obvious. Now, next thing is CUET के लिए 3 सेक्शंस में पेपर होता है. ठीक है. सेम डे पे हो ना हो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. वो तो आपके एडमिट कार्ड में पता चल जाता है. सबसे पहला जो आपका सेक्शन होता है, सेक्शन A, इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से आपको मिलेगा. उसमें आपका आता है इंग्लिश. अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं, जो भी लैंग्वेज आपने अपीयर करनी है दैट इज़ देयर. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आई हैड इंग्लिश, तो मैंने इंग्लिश के लिए ऑप्ट किया. एक लैंग्वेज मस्ट है, आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी.
ठीक है। सेकंड सेक्शन होता है आपका डोमेन सब्जेक्ट्स का। डोमेन सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं आपके जो आपने 12th बोर्ड्स में पढ़े थे, जिनका आपने 12th बोर्ड दिया था। अब आप ऐसा नहीं सोच सकते कि भाई मैं तो कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ बट करना मुझे हिस्ट्री ऑनर्स है। यू कैन नॉट डू दैट, क्योंकि आपके पास हिस्ट्री 12th बोर्ड्स में नहीं था, ठीक है। The subjects that you have opted and that for that you have given the boards also in 12th, those subjects will only be taken into consideration और उन्हीं के हिसाब से आप अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपके डोमेन हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 3 की या सेक्शन C की, दैट इज़ जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट एक ऑप्शनल सेक्शन है। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई ये चीज़ जानने में कि ये ज़रूरी होता है या नहीं होता है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बहुत प्रॉब्लमेटिक था ये। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इट डिपेंड्स ऑन योर कोर्स। आपको जो PDF मिलता है cuvt.summer.ac.in पे, उसमें आप देखो कि आपके कोर्स के साइड में कौन कौन से कॉम्बिनेशंस लिखे हैं, कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है। अगर उसमें जनरल एप्टीट्यूड है, सो यू हैव टू अपीयर फॉर द जनरल एप्टीट्यूड। लाइक फॉर एग्जांपल BCom पास था, BCom प्रोग्राम जिसे हम बोलते हैं, उसमें जनरल एप्टीट्यूड देना था इन वन कॉम्बिनेशन, ठीक है। वेरेज BCom ऑनर्स में ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं था कि आपको GT देना है या नहीं देना है, ठीक है। तो उसमें कंसिडर में मेरे मार्क्स वो हुए जो मेरे इंग्लिश प्लस डोमेन के थे। तो अब आपको ये चीज़ अपने कोर्स के हिसाब से डिसाइड करनी है कि आपको GT देना है या नहीं देना है। बट मैनी स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर जनरल एप्टीट्यूड बिकॉज उन्हें पहली बात तो स्कोरिंग लगता है, एंड सेकंड चीज़ ये होती है कि काफ़ी कॉलेजेस में जनरल एप्टीट्यूड को कंसिडर किया जाता है, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ जबकि CUET से सब कंसिडर कर रहे हैं? तो देखो, कभी कभी क्या होता है, कॉलेजेस ने भी अपने तरीके से कॉम्बिनेशंस बनाए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं XYZ कॉलेज की बात करूँ तो वो बोल रहे हैं कि आप CUET तो दे रहे हो, हम CUET से कंसिडर करेंगे, बट अगर आपको BCom ऑनर्स के लिए अपीयर करना है तो आपको इंग्लिश होना ही चाहिए, डोमेन भी होना चाहिए, बट साथ में आपको GT का पेपर भी देना पड़ेगा, हम उसके मार्क्स भी देखेंगे। तो आपको यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो है आपको देखना पड़ेगी कि वो क्या चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स देने चाहिए। एंड GT एक्चुअली मैं अगर बोलूँ, अगर नहीं है रिक्वायर्ड, अदरवाइज ऑल्सो GT इज़ अ सेफ ऑप्शन टू अपीयर फॉर, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आता है इन मेजॉरिटी ऑफ योर एंट्रेंस टेस्ट। चाहे आप बैंक का एंट्रेंस टेस्ट दो, चाहे किसी का भी दो, मेजर एंट्रेंस टेस्ट में वो काम आता है। जनरल एप्टीट्यूड में आपका डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, आपका LRB आता है, दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग। तो ऑल दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स यू शुड नो इन जनरल ऑल्सो, क्योंकि काफ़ी बारी कई एंट्रेंस टेस्ट में ये ज़रूरत पड़ती है। सो यू शुड हैव द प्रैक्टिस ऑफ दीज थिंग्स। बात करते हैं सब्जेक्ट्स को लेकर कि कितने कितने मार्क्स में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और पेपर कैसे आता है। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ इंग्लिश की, हाँ जी, तो आप यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, एक स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा। सो उसमें आप दे सकते हैं CUET 2023 का एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है, क्योंकि अभी 24 का आया नहीं है, सो आई एम नॉट श्योर कि कैसा होने वाला है, बट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जस्ट टेलिंग यू अबाउट दैट ओनली। तो हमारा जो सेक्शन 1 आया था दैट वाज लैंग्वेज, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 थे। अब देखो, दो चीज़ें हैं कि कितने क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और कितने आपको अपीयर करने हैं, ये दो चीज़ें हैं। जैसे कि इंग्लिश के पेपर में, यानी कि जो लैंग्वेज का पेपर था, तो अटेम्प्ट हमें 40 ही क्वेश्चंस करने थे एंड ईच क्वेश्चन वाज ऑफ 5 मार्क्स विच मेक्स द इंटायर पेपर ऑफ 200 मार्क्स, राइट। क्योंकि अटेम्प्ट आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, जिसमें से हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। सो 40 × 5 दैट इज़ 200 मार्क्स का आपका इंग्लिश का या लैंग्वेज का जो भी आप अपीयर कर रहे हो उसका पेपर बनता है। अब आता है टाइम कितना मिलता है। इसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है 45 मिनट्स बस और अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस करने हैं, बट मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, मेरा इंग्लिश का पेपर 30 मिनट्स से भी पहले ख़त्म हो चुका था।
तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट अगर आपने बेसिक लेवल पे इंग्लिश पढ़ रखी है। अब इंग्लिश में आया क्या क्या था वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आई थी वो थी इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच आती है आपकी, एक्टिव पैसिव वॉइस आती है, मॉडल्स आते हैं, एडजेक्टिव्स आते हैं, टाइप्स इन सब के बेसिकली, ठीक है, क्लॉजेस के टाइप्स आते हैं, ठीक है। अब ये सारा तो बहुत पुराना पड़ा हुआ सिलेबस है, तो ये कैसे करना है, तो आप एक बारी जाइए और ये सारी चीज़ों का रिविजन करो, ठीक है। अनदर थिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो होता है। अगर आपने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है, मतलब अगर एक क्वेश्चन है उसका आंसर अगर ए था और आपने ए को ही मार्क कर रखा है, अगेन ये CBT होता है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपको वेन्यू जो भी अलॉट होगी उसमें आपको जाके आपको कंप्यूटर वहाँ पे मिलेगा, आपको उसमें अटेम्प्ट करना होता है पेपर अपना। अगर आपने ए ऑप्शन सिलेक्ट किया है एंड ए इज़ द राइट ऑप्शन, सो यू विल बी गिवन 5 marks for that. But if you have attempted a question and you have answered it wrong, प्लीज़ लिसन केयरफुली, अगर आपने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन और गलत आंसर किया है तो -1 हो जाएंगे आपके ओवरऑल स्कोर में से। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके टोटल मार्क्स थे 165 आउट ऑफ 200, ठीक है, बट उसमें से आपके 5 क्वेश्चंस गलत हैं, तो पर क्वेश्चन -1 होगा, सो योर स्कोर विल कम डाउन टू 160। प्लीज़ ये बात याद रखिए, -1 हो जाता है, ठीक है। आपने जितना भी स्कोर किया होता है उसमें से मार्क्स डिडक्ट होते रहते हैं। एक चीज़ और, मैंने ये चीज़ क्यों बोली कि अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है और गलत किया है, बेसिकली मेरा मतलब ये है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, बट फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, आप 39 ही अटेम्प्ट करके आए हो, तो वो जो आप एक क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ के आए हो आउट ऑफ 40, उसके आपको 0 मिलेंगे, उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो फॉर एन अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन यू आर अलॉटेड 0, तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। यही बात आपको समझनी है कि आपको वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिनके लिए आप 100% श्योर हो, क्योंकि ये रैंक बेस्ड पेपर्स होते हैं, नेगेटिव मार्किंग बेस्ड पेपर्स होते हैं, तो इनमें जितना आप ये मत सोचो कि 40 के 40 अटेम्प्ट करने हैं, या काफ़ी बड़े बच्चे क्या करते हैं 50 के 50 अटेम्प्ट कराते हैं, तो फर्स्ट 40 वो कंसिडर कर लेते हैं। सो प्लीज़ डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट बिकॉज द कंप्यूटर कैन बी इवन स्मार्टर, सो डोंट ट्राई टू बी दैट, क्योंकि काफ़ी बारी क्या होता है कि अगर आप सोचो कि मैं तो 50 के 50 अटेम्प्ट करके आ रहा हूँ, तो वो सिर्फ फर्स्ट 40 ही कंसिडर करेंगे। जैसे ही 40 क्वेश्चंस कंप्यूटर में फीड हो गए, आपका पेपर बंद हो जाएगा, अगले 10 क्वेश्चंस वो नहीं लेगा। सो ओनली अटेम्प्ट द बेस्ट 40 क्वेश्चंस जिनके लिए आप 100% श्योर हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी तो जितना भी आपने स्कोर किया है उसमें से मार्क्स कम होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल एक सब्जेक्ट में स्कोर भी कम हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ बेटर कि अगर आपको लग रहा है कि यार इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो डोंट टेक अ रिस्क इन विच यू आर नॉट 100% श्योर। अगर आपको लगता है कि हाँ ले सकते हैं रिस्क, तो ठीक है, दैट इज़ अप टू यू, वो भी अगेन जजमेंट डिसीजन होता है। बट अगर आपको लगता है दैट आई शुड नॉट टेक अ रिस्क, देन लीव द क्वेश्चन। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मेरे IP के पेपर में, जो मेरा CET का पेपर था, उसमें मेरी 3 डिजिट रैंक इसलिए आ पाई थी बिकॉज मैंने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं किए थे। CET में अगेन 100 क्वेश्चंस आते हैं, मैंने अराउंड 70 ही अटैम्प्ट करे थे, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रही हूँ। फिर भी मेरी 3 डिजिट रैंक आई थी, और काफ़ी बच्चों की, मतलब आई गेस मैक्सिमम बच्चों की, 95% प्लस बच्चों की 4 डिजिट रैंक, 5 डिजिट रैंक आई हुई थी। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार जितने क्वेश्चन है सारे अटेम्प्ट करके आएंगे, नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में वो नंबर कम हो जाता है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज़, क्योंकि अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, जैसा कि आपके नॉर्मल पेपर्स में होता है।
जैसे कि बोर्ड के पेपर में होता है, उसमें अगर आप कोई चीज़ गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बस टीचर क्रॉस कर देगी वहाँ पे और 0 दे देगी। तो जितना आपने स्कोर किया होगा वो आपको एज इट इज़ मिलेगा। बट अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपने जितना भी स्कोर किया होता है उसमें से वो नंबर काट लेते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट रिस्क द स्कोर्स दैट यू आर श्योर ऑफ। अगर आपके 10 क्वेश्चंस आपको लगता है कि बिल्कुल सही हैं, सो स्टिक ऑन दैट। अननेसेसरीली अटेम्प्ट्स मत करके आना। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, कोई टीचर आपको नहीं बताने वाली है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 2, दैट इज़ अगेन डोमेन। अब इसमें 2 टाइम स्लॉट्स हो सकते हैं, दैट इज़ 45 मिनट्स एंड 60 मिनट्स। अब इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एग्जाम दैट यू हैव, यानी कि सब्जेक्ट जो बेसिकली आपका है। आप नीचे देख सकते हो मार्किंग स्कीम के बारे में, +5 -1 मैंने आपको बता दिया है। जो स्टार लगा हुआ है 60 के साइड में, उसके नीचे मार्किंग स्कीम के नीचे उसके बारे में लिखा हुआ है दैट मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड आईपी, इन पेपर्स के लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। बाकी अगर कोई सब्जेक्ट है लाइक बिजनेस स्टडीज़, फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, इनके लिए आपको 45 मिनट्स ही मिलेंगे। तो आप अपना सब्जेक्ट देख के जाइएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंटेंसी का पेपर था, इकोनॉमिक्स का पेपर था, तो उसके लिए मुझे 1 आवर मिला था। बिजनेस स्टडीज़ और फाइन आर्ट्स के पेपर के लिए आई गॉट 45 मिनट्स, मैं अगर डोमेन की बात करूँ तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 3, दैट इज़ जीटी। ये होता है सबसे ज़्यादा नंबर वाला सेक्शन, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो होते हैं 60, ठीक है। बाकी सेक्शन 1 सेक्शन 2 में 50-50 क्वेश्चंस है, जिसमें से आपको 40 अटैम्प्ट करने होते हैं। वेयर एज सेक्शन 3 यानी कि जीटी में आपको क्वेश्चंस 60 मिलेंगे, जिसमें से आपको अटैम्प्ट 50 करने होते हैं, राइट। एंड टाइम आपको अगेन 1 आवर मिलेगा। अब ये 1 आवर सफिशेंट नहीं होता है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ। मैं जीटी के लिए आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी, वो ये है दैट डोंट इन्वेस्ट योर टाइम इन द क्वेश्चन विच यू आर नॉट श्योर ऑफ। अगर आपको लगता है कि आप सॉल्व कर लोगे इसे तो ही अटेम्प्ट करो, दिख रहा है कि यार नहीं होगा, स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि टाइम बहुत कट टू कट होता है आपके जीटी के पेपर में, क्योंकि आपको अटेम्प्ट 50 करने हैं, आपके पास है 60 मिनट्स, ठीक है। भले ही वो 10 मिनट एक्स्ट्रा जा रहा है बट टाइम ऐसे जाता है, ठीक है। और ऑटो सबमिट होता है, यानी कि आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आपको अब सबमिट करना है। जैसा टाइम ओवर हुआ, और मैं आपको बताती हूँ अब सिचुएशन कैसी होती है सीयूईटी के पेपर में। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा इंग्लिश और जीटी का पेपर एक ही दिन था, तो वो ऑटोमेटिकली स्लॉट्स सेट होते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पेपर पहले नहीं खोल सकते हो। इंग्लिश का पेपर पहले हुआ था, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली आप जैसे ही जाओगे, आपका बायोमेट्रिक स्कैनिंग होती है जिसमें आपकी आइरिस का, थंब का, बड़ा सारा वो सिस्टम होता है, आपका आधार वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। वो पूरा एक चेक होता है एज अ कैंडिडेट हु इज़ अपीयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, और आपके बायोमेट्रिक के हिसाब से सीट नंबर अलॉट होगा जिस सीट पे आपको बैठना है। और जैसे ही आपका बायोमेट्रिक आधार वेरीफाई हो जाएगा, आपकी जो फ़ोटो है उस स्क्रीन पे अपीयर होगी, ठीक है। एंड व्हेन द टाइम विल स्टार्ट द पेपर विल ओपन। आपको अपना पासवर्ड और वो डालना होता है, वो बता देंगे टीचर्स या इन्विजिलेटर जो भी होते हैं, वो आपको बता देंगे, और वैसे ही आपका पेपर ओपन हो जाता है एंड द टाइमर स्टार्ट्स। टाइम जो है वहाँ पे क्लॉक आपको नहीं मिलती है, आपको हॉल में क्लॉक नहीं मिलेगी। डोंट स्ट्रेस आउट, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर पे आपका टाइमर चल रहा होता है एज फॉर द एग्ज़ाम। यानी कि अगर 45 मिनट्स का एग्ज़ाम है तो 45 मिनट्स की क्लॉक चलेगी वहाँ पे, ठीक है। टाइमर लगा होता है वहाँ, साइड में ही टाइमर चल रहा होता है। आप पेपर की स्क्रीन खुली होती है, वहीं साइड में ही आपका टाइमर आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा। तो आप वहाँ से यू कैन कीप द ट्रैक ऑफ टाइम, विच इज़ ग्रेट थिंग कि टाइमर आपको साथ में दिख रहा है, ठीक है। तो वो ये चीज़ नहीं है कि आपको ये नहीं सोचना कि अगर 4 बजे पेपर शुरू करा है तो 5 बजे ख़त्म करना है, नहीं। वो ऑटोमेटिकली क्लॉक आपको टाइम देती रहेगी, ठीक है। एंड जैसे ही टाइम अप होगा, पेपर ऑटो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप ऑप्शंस सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। आप चाहे ऑप्शन सिलेक्ट भी कर रहे हो, कोई भी हो, वो एकदम उड़ जाता है पेपर, यानी कि इट गेट्स ऑटो सबमिटेड। तभी मैं बोल रही हूँ डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ होती है कि आपको
अब जैसे ही आपका एक पेपर ख़त्म हो, जैसे कि मेरा 2 पेपर थे एक साथ, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेपर पे वो स्विच हो जाएगा। जैसे इंग्लिश का पेपर 45 मिनट्स का था, वो पेपर जैसे ही ख़त्म हुआ, टाइम अप हुआ, ऑटोमेटिकली जीटी का पेपर ओपन हो गया था विद इन नो सेकेंड्स, मतलब वो सबमिट हुआ, फटाफट से वो खुल गया। सो ये मत सोचना कि रिलैक्स हो जाते हैं 2 मिनट के लिए, ऐसा नहीं होता, फटाफट से पेपर स्विच हो जाता है, ठीक है। और उसका 60 मिनट्स का टाइमर फिर जीटी का स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो फिर अगर आप ये सोचो कि जैसे हमारा पेपर हो गया, इंग्लिश का पहले हो गया, तो हम फटाफट सबमिट करके स्विच नहीं कर सकते, फिर हम जीटी में अपना टाइम ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। जितना टाइम जिस पेपर को मिला है उतने टाइम बाद ही वो सबमिट होगा, ठीक है। एंड डोंट स्ट्रेस, अगर आप सोच रहे हो कि यार ऐसे अगर कोई लेट आया या कुछ भी हुआ तो उसका टाइमर कम हो जाएगा क्या टाइम, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपका जैसे ही पेपर आप ओपन करोगे, आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, आधार वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपका पेपर होगा ओपन, और उसके बाद ही आपका टाइमर स्टार्ट होगा। दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि आप मतलब आप जनरलाइज नहीं रहोगे उस केस में, आपको आपके पेपर के लिए 45 मिनट्स या 60 मिनट्स मिलेंगे, उससे कम टाइम या ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपने चाहे 10 बजे पेपर खोला हो, चाहे कितनी भी लेट हो, क्योंकि काफ़ी बार ये हुआ था, मेरे सेंटर में भी हुआ था कि काफ़ी टाइम लग रहा था बच्चों को अपना बायोमेट्रिक करवाने में, क्योंकि काफ़ियों का आधार अपग्रेडेड नहीं था, काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो डोंट वरी, कोई टेंशन मत लेना वहाँ पे सेंटर में जाके कि हमारा पेपर लेट शुरू हो रहा है, हमें टाइम कम मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप जब पेपर जाओगे, जब आप पेपर ओपन करोगे तभी पेपर शुरू होगा, ठीक है। और आपको फुल उतना ही टाइम मिलेगा जितने आपको मिलना चाहिए। ऑल कैन सी कि मैंने स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई हुई है जहाँ पे आप देख सकते हैं सारी लैंग्वेजेस जो आप CUET 2023 में अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। एज आई वॉज जस्ट चेकिंग, 23 और 24 के सिलेबस में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया है, काफ़ी सिमिलर सिलेबस ही है। एंड फर्दर देखते हैं बाद में जो 24 का सिलेबस में कुछ चेंज होगा, सो विल टॉक अबाउट दैट एज़ वेल, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसमें से आपको कोई ना कोई एक लैंग्वेज कंपल्सरीली मैंडेटरी तरीके से लेनी ही पड़ेगी, एक लैंग्वेज आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये से हम बोलते हैं लिस्ट ए, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट में से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको कंफर्टेबल लगती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी लिस्ट बी। लिस्ट बी इज़ बेसिकली कंसिडर्ड एज अ सेक्शन 2, यानी कि सेक्शन 2 में जो भी डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उसके हिसाब से लिस्ट बनाई गई है। अब सब्जेक्ट्स की लिस्ट 2 पार्ट में बनाई हुई है, आप देख सकते हो B1 एंड B2। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि लिस्ट B1 में आप देख सकते हो 18 सब्जेक्ट्स हैं, और लिस्ट B2 में आप देख सकते हो 9 सब्जेक्ट्स हैं, जिसे हम एडिशनल सब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है, या हमारे 5th सब्जेक्ट्स भी होते हैं। मेजरली वही सब्जेक्ट्स हैं आपके लिस्ट B2 में। बट अब यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि कौन सी लिस्ट से कौन से सब्जेक्ट उठाने हैं, कितने उठाने हैं, कैसे लेने हैं। अब दैट विल अगैन डिपेंड अपॉन योर कोर्स। ये जो पूरी PDF है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल्स, सारे के सारे कोर्सेज़ की डिटेल, जो मेरे पास PDF थी जिससे मैंने रेफरेंस लिया था, वो अगैन मैं PDF की लिंक का एक्चुअली प्रॉब्लम आ रहा है, लिंक इज़ नॉट अपीयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन, सो डोंट यू वरी। मैं आपको एक शॉर्ट्स वीडियो अगेन आई विल अपलोड, उसके नीचे कमेंट सेक्शन में मैं डेफिनेटली लिंक डाल दूँगी इस PDF की, वहाँ से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी CUET के बारे में और सब्जेक्ट्स के बारे में कि आप अपने कोर्स के हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एंड मोर ओवर द बेस्ट पार्ट यहाँ पे इस PDF में ये है कि आपको कोर्सेज के हिसाब से कॉलेजेस भी पता चल जाएंगे, नंबर ऑफ सीट्स भी पता चल जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑल्सो, तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। तो ये PDF बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ, इट इज़ ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही ये PDF है। बट अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई करना है, सो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर ऑफिशियल वेबसाइट। बट ये सिंस मुझे ड्यू को ही टारगेट करना था, सो आई रेफर्ड दिस PDF, तो मैं आपको इसकी लिंक भेज दूँगी। तो मैं एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ लैंग्वेज सिलेक्शन कैसे करते हैं। फर्स्ट कोर्स जो यहाँ पे दिखाया हुआ है दैट इज़ BA ऑनर्स अरेबिक, ठीक है। ये सिर्फ एक ही कॉलेज ऑफर कर रहा है, दैट इज़ जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि BA ऑनर्स अरेबिक है, ठीक है।
इसमें हमें दिख रहा है कि प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी करके एक बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें 2 कॉम्बिनेशंस के बारे में बताया। कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है ये 2 तरीके हैं जिसमें आप एलिजिबिलिटी ले सकते हो। सबसे पहला तरीका ये है, या तो आप अरेबिक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लो लिस्ट ए में से, यानी कि लिस्ट ए यानी कि जो लैंग्वेजेस की लिस्ट थी, ये वाली लिस्ट जो थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, यानी कि इस लिस्ट में से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट्स उठा लो। यानी कि लिस्ट B1 में कौन कौन सी चीज़ें थी, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप उठा लीजिए। बट एक चीज़ याद रखना, जैसे यहाँ पे अकाउंटेंसी / बुक कीपिंग है, सो दैट 1 सब्जेक्ट। सिमिलरली बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोकेमिस्ट्री, ये एक सब्जेक्ट ही कंसिडर होगा। सिलेक्ट एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस लिस्ट B1, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आप देख सकते हो, थर्ड पॉइंट क्या बोला है, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और लिस्ट B2। अब वो बोल रहे हैं कि एक और सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लीजिए, या तो B1 में से या तो B2 में से, ठीक है। सो बेसिकली आपको अरेबिक के साथ साथ 4 सब्जेक्ट्स भी देने पड़ेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग कि आपको कौन से लेने हैं। इन्होंने एक चीज़ तो स्पेसिफाई कर दी कि 2 सब्जेक्ट्स तो आपको B1 में से लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। थर्ड सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो कि आपको B1 वाली लिस्ट में से लेना है या B2 वाली लिस्ट में से लेना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। जब आप CUET के फॉर्म फिल करते हो तो को ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब इसके नीचे और लिखा हुआ है, यानी कि इसके अलावा अगर आपको ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा, जैसे कि मुझे मैथमेटिक्स मेन लेने वाला कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने अकाउंटेंसी मेन लेने वाला कॉम्बिनेशन अडेप्ट किया था। तो उसमें क्या लिखा है कॉम्बिनेशन 2 में कि आप कोई भी एक लैंग्वेज ले लो लिस्ट ए में से, हम आपको अरेबिक के लिए फोर्स नहीं कर रहे, आपको नहीं आती कोई बात नहीं, आप कोई भी एक लैंग्वेज उठा लीजिए लिस्ट ए में से। अगेन B1 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स उठा लीजिए और उसके साथ में एनी 1 सब्जेक्ट ईदर फ्रॉम लिस्ट B1 और B2, सेम वही चीज़, या तो B1 में से कोई सब्जेक्ट उठा लो तीसरा, या B2 में से कोई और सब्जेक्ट उठा लीजिए। अब उसके नीचे लिखा है मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेस्ट CUET स्कोर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट्स। Candidates who opted for combination 2 for admissions will be considered only if seats remain vacant after considering all the candidates who opted for combination 1। ये बात अब आप ध्यान से समझो कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि आपका एडमिशन CUET के मेरिट पर होगा, ये तो हम सबको समझ में आ गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी CUET के बेसिस पर एडमिशन ले रही है। बट उन्होंने एक कंडीशन और दी है कि अगर आप कॉम्बिनेशन 2 के लिए ऑप्ट करते हो, अब कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2 में क्या डिफरेंस है, अरेबिक लैंग्वेज का डिफरेंस है। तो अगर आपने अरेबिक लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं कर रखी, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने ऑप्शन 2 लिया हुआ है, कॉम्बिनेशन 2 लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने कॉम्बिनेशन 2 सिलेक्ट किया हुआ है तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्या कह रही है कि हम आपको तभी सीट देंगे जब सीट्स बच जाएंगी, यानी कि हम प्रायोरिटी कॉम्बिनेशन 1 वालों को ही देंगे जो अरेबिक को सिलेक्ट करेंगे एज देयर लैंग्वेज, ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं किया हुआ तो आप कॉम्बिनेशन 2 में आ जाएंगे और आपको सीट तभी मिलेगी जब कॉम्बिनेशन 1 वाले जो मेरिट में हैं उनको मिल जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल 10 सीट हैं तो इन 10 सीटों को कैसे वो अलॉट करेंगे, सबसे पहले वो प्रायोरिटी देंगे कॉम्बिनेशन 1 वालों को कि हम सबसे पहले इनसे बातचीत करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आप लोगों के ऊपर आएंगे। अगर कोई सीट बची तो, वेकेंट सीट्स अगर हुई तो, अगर नहीं हुई तो एडमिशन इज़ नॉट गारंटीड। क्लियर, ये चीज़ याद रखेंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें एक एक पढ़नी पड़ेंगी। ये जो कंडीशंस हैं ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करती हैं, ये बात याद रखिए। ये ऐसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ये आपका पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या सिस्टम बनता है वो ये है कि हर यूनिवर्सिटी की अपनी अलग जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अपने अलग प्रोविजंस होते हैं जिसके हिसाब से वो एडमिशन लेते हैं। भले ये लोग CUET को कंसिडर कर रहे हैं बट उसमें भी कुछ कंडीशनैलिटीज़ वो लोग लगा रहे हैं। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी जिसमें भी आपको जाना है आप वहाँ पे जाइए उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर और सर्च करिए कि उनकी क्या राय है इस बारे में,
ठीक है। ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँगा यूट्यूब चैनल्स पे जाना बंद कर दो, वो लोग एक्चुअली दे आर मिसलीडिंग। मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे ये तो बात कर दी कि CUET का पेपर किस तरीके से आता है, क्या आता है, कैसे आप पे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये थी जिसके लिए मैं मिसलीड हुई थी, दैट वाज फिलिंग ऑफ प्रेफरेंस लिस्ट। सो लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज़ प्रेफरेंस लिस्ट फिलिंग। अब मान लीजिए आपका CUET का पेपर हो गया, आपका CUET का स्कोर भी आ गया, ठीक है। अब क्या होगा? अब होगा प्रेफरेंस लिस्ट को फिल करने का पड़ाव। अब इसमें क्या होता है, यू हैव टू फिल द कॉलेजेस एज पर योर प्रेफरेंस। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 600 मार्क्स आए हैं CUET में से। अब 600 का क्या मतलब है, कैसे आते हैं? देखो, जो आपके आई गेस मेडिकल नॉन मेडिकल वाले बच्चों का आउट ऑफ 600 निकलता है स्कोर, वेर एज कॉमर्स का, आर्ट्स का आउट ऑफ 800 निकलता है स्कोर। कैसे निकलता है? लैंग्वेज प्लस डोमेन, ठीक है। ये आपको एक तरीके से आपको एक अपने स्कोर कार्ड मिलेगा, उसमें आप अपने जो मार्क्स हैं उन्हें ऐड करेंगे तो आपको अपना स्कोर पता चल जाएगा, ठीक है। अब सिंस जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके 600 आए हैं आउट ऑफ 800, ठीक है। अब आप प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरोगे? आप अगेन फॉर एग्जांपल BCom ऑनर्स के स्टूडेंट हो, मतलब आपको BCom ऑनर्स के लिए ही ऑप्ट करना है, तो क्या करोगे? प्रेफरेंस लिस्ट भरने के दो तरीके होते हैं, या दो तरीके जो हम भर सकते हैं। पहला अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, यानी कि जो कॉलेज हम चाहते हैं, एंड सेकेंड वो जो हमें मिल सकते हैं। ये दो तरीके होते हैं प्रेफरेंस भरने के। अब पहला तरीका थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो सकता है, सेकेंड तरीका कंपैरेटिवली प्रैक्टिकल होता है। अब अगर आपको जैसे कि आपके 600 आए हैं और आप सोच रहे हो कि मैं SRCC को सबसे ऊपर फिल कर देता हूँ, तो इट बिकम्स अ चॉइस दैट इज़ वेरी आउट ऑफ रीच, क्योंकि आपको पता है SRCC में कट ऑफ मेजरली 780 प्लस जाती है। अब ये प्रॉब्लम आती कहाँ पे? ये जो SRCC को अगर आपने अपने टॉप प्रेफरेंस पे डाला है, ये सोच के कि यार एक काम करते हैं, चौथी लिस्ट तक तो आ ही जाएगा ना, ये सोचकर सेकंड प्रेफरेंस पर आपने फॉर एग्जांपल LSR डाल दिया, थर्ड प्रेफरेंस पर आपने सपोज KMC डाल दिया, किरोड़ीमल कॉलेज। ये मैं आपको DU के एग्जांपल्स दे रही हूँ, ठीक है। और आपका स्कोर है 600। ये तो आपने फर्स्ट तरीके से लिस्ट भरी, यानी कि अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको जहाँ पे जाना था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट पूरी एज इट इज़ चलती है। बट अगर फॉर एग्जांपल आपका किसी कॉलेज में नाम आ गया जो 10th या 11th पोजीशन पे था, और उसके ऊपर अगर आपको अपना कॉलेज अपग्रेड करना है, बेबी मैं बताती हूँ क्या होता है। तो अब ये अपग्रेड और फ्रीज़ का क्या सिस्टम होता है? अपग्रेड और फ्रीज़ का ये मतलब होता है कि अगर आपको अपनी फ़र्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में कोई कॉलेज मिला, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको 10th प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिल गया जो आपने 10th नंबर पे फिल किया था, ठीक है, वो अगर आपको मिल गया और अगर आपको आगे अपग्रेड करना है, अपग्रेड यानी कि अगर आप सोच रहे हो यार नहीं 10th वाला अच्छा नहीं है कॉलेज, मुझे इससे बेटर में जाना है, यानी कि अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर जाना है, आपको ऊपर वाले कॉलेजेस में जाना है, तो आप अपग्रेड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, मेरे को अच्छा कॉलेज मिल गया, तो आप अपनी लिस्ट में उसमें फ्रीज़ का ऑप्शन देख सकते हो, यानी कि फ्रीज़ अलॉटमेंट, यानी कि जो भी आपको सीट मिली है वो फ्रीज़ हो जाएगी, यानी कि उसके आगे आप कोई अपग्रेड नहीं करोगे, आपको जो सीट मिली है वो ही मिली रहेगी, इसके आगे नीचे कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। अब मेरा एक फ्रेंड है जिसे एक पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट हुआ था एंड ही वाज प्रीटी मच हैप्पी कि मेरे को वो कॉलेज मिल गया, तो उसने बोला कि मुझे ना अपग्रेड करने की ज़रूरत है ना कुछ है, सो आई एम फ्रीजिंग माई अलॉटमेंट, यानी कि जो सीट मिली है उसी में संतुष्ट हैं आप, और आपने अपनी सीट को फ्रीज़ कर दिया, यानी कि अब वो आपकी ही रहेगी, कोई उसे ले नहीं सकता, ठीक है। यानी कि अब आप अपग्रेड नहीं कर सकते। फ्रीज़ का बेसिकली मतलब ये है कि आपको इसी कॉलेज में रहना है, आपको ऊपर बेटर ऑप्शंस पे नहीं जाना, यू आर सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव गॉट, राइट। तो अगर ये तो एक सिचुएशन होगी, फ्रीज़ कर दे तो फिर कोई बात ही नहीं है। अगर आपने अपग्रेड करा, तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आई थी कि मैंने जो टॉप 5 कॉलेजेस भरे थे ना,
वो तो मैंने बेस्ट कॉलेजेस भर दिए थे, मतलब बहुत ही अच्छे कॉलेजेस। आप लोग को लग रहा होगा कि 726 तो बहुत अच्छा स्कोर है, तो आपको तो बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल गए होंगे, बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंपटीशन अब बहुत बढ़ चुका है। लास्ट ईयर सिंस काफ़ी बच्चों को प्रेफरेंस लिस्ट भरने में प्रॉब्लम थी, तो जिसका फ़ायदा किसको मिला? जिनको प्रेफरेंस लिस्ट भरनी आती थी, क्योंकि 90% बच्चों को पता नहीं था कि प्रेफरेंसेस भरें कैसे, बिकॉज CUET वॉज द फर्स्ट टाइम। इस बार काफ़ी बच्चों को नॉलेज थी कि प्रेफरेंस कैसे भरते हैं, तो काफ़ी बच्चों ने नॉर्थ कैंपस को टारगेट करा हुआ था, तो उन्हें ये चीज़ पता थी कि भाई कैसे काम करना है, जिसकी वजह से जो कोटा वाले बच्चे हैं उन्हें हो गया फ़ायदा। बेसिकली एक ये चीज़ है जो बहुत फेमस लाइन है ड्यू की, वो ये है कि ड्यू में मार्क्स नहीं, आपकी कैटेगरी मैटर करती है, जो बिल्कुल सच है। अब मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। अगर आप SC ST OBC आप इन डिग्रीज़ में से बिलोंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। बट अगर आप जनरल कोटा से हैं मेरी तरह, सो इट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी फॉर यू। अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो डू नॉट थिंक बिलो 780 इन योर CUET, क्योंकि जैसे जैसे ईयर्स प्रोसीड करेंगे कंपटीशन और बढ़ जाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। लास्ट ईयर 750 प्लस पे भी बच्चों को SRCC मिल गया था, इस बार 780 प्लस में भी बहुत लिमिटेड बच्चों को SRCC मिला। फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में मेजर सीट्स फिल हो चुकी हैं इस बार नॉर्थ कैंपस की। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में ही उन्होंने अपने मेजर कॉलेजेस फिल कर दिए हैं जो नॉर्थ कैंपस के हैं। SRCC हो, हिंदू हो, हंसराज हो, KMC, किरोड़ीमल वॉज अ वेरी सिलेक्टेड कॉलेज था वो इस बार, प्रेफर्ड कॉलेज इन टॉप 5, बहुत जल्दी फिल हो गया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में उन्होंने वही बच्चे सिलेक्ट किए जिनके बहुत अच्छे स्कोर थे, और इस बार ऐसे काफ़ी बच्चे थे, आपने न्यूज़ भी देखी होगी जिसमें आया था कि काफ़ी बच्चों की इस बार 100 परसेंटाइल आई थी। सो दिस हैपन्स अ लॉट, एंड जैसे जैसे अगर आप अगले साल दे रहे हो CUET या उससे अगले साल, तो कंपटीशन बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ दैट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CUET। ये मत सोचो कि बाद में करेंगे, नहीं होगा। इसीलिए बोल रही हूँ कि जितना अच्छे से अभी से पढ़ सकते हो पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि सिलेबस सेम है 12th का और CUET का। थोड़ा बहुत एडिशनल टॉपिक होता है, और अगर आप 11th में हो और आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो 11th के इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि आती है ये CUET में। इसका यूनिट 1 आपका आता है CUET में, ठीक है। सिर्फ इकोनॉमिक्स की 11th आती है, बाकी मतलब उसमें भी सिर्फ यूनिट 1 वाला पार्ट आता है, बाकी और कुछ नहीं आता। वो स्टडी दैट प्रॉपरली, ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी नॉर्मलाइजेशन। अब ये क्या टर्म है? नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस होती हैं या फिर जो अनफेयर रूल है उसको हटाने के लिए एक नॉर्मलाइज स्कोर लाया जाता है, जिसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 3 स्लॉट्स में पेपर हुआ, 16th को 7 फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक आप मंथ मान लो, मई मान लो, ठीक है। 16th मई को पेपर हुआ, 17th मई को पेपर हुआ और 18th मई को पेपर हुआ। 16th को इंग्लिश का पेपर हुआ एक बच्चे का, दूसरे बच्चे का 17th को हुआ और अगले बच्चे का 18th को हुआ। अगर आपका 16th को हो गया तो आप तो ये सोचोगे यार 17th 18th वालों को तो फ़ायदा हो गया, इन्हें एक आइडिया मिल गया होगा अपने फ्रेंड से कि पेपर कैसा आता है, एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया, 2 दिन एक्स्ट्रा मिल गए पढ़ने के लिए। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की जाती है। मोर ओवर अंडर प्रिविलेज क्लासेस जो भी होती हैं, अगेन SC ST OBC, जो भी आपकी जो कोटा वाला होता है जिनके पास जो भी कोटा है, डिफेंस कोटा हो, SC कोटा हो, ST हो, डिपेंड वो उनका होता है, उसके हिसाब से भी उनके मार्क्स को इंक्रीज़ कर दिया जाता है, बिकॉज दे हैव कोटा, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव कि आपके एक्चुअल मार्क्स कितने हैं। अब सिर्फ ये बढ़ाने तक सीमित नहीं होता, मार्क्स कम भी कर दिए जाते हैं। अब नॉर्मलाइज करने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं, या तो वो 16th को जिसका पेपर हो उसके नंबर बढ़ा दें और 17th 18th वालों के या तो कम कर दें, बट वो दोनों करते हैं, वो 16th वालों के बढ़ाते भी और 17th 18th वालों के कम भी करते हैं। हो सकता है 17th और 18th वाला जो जिसका बच्चे का पेपर था वो बहुत पढ़ के गया, उसने बहुत हार्ड वर्क करा, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हो, बट उसके नॉर्मलाइजेशन की वजह से मार्क्स कम कर दिए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था इन माई अकाउंटेंसी एग्ज़ाम, मेरे अच्छे खासे मार्क्स कम कर दिए थे बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, पढ़ाई इतनी कर लो कि नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर जब कम हों तो कोई फ़र्क ना पड़े,
बिकॉज यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ द वर्स्ट। बढ़ते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर कम होते हैं तो एक लिमिट तक ही कम हो सकता है। अगर आपके आईज ऑन, अगर आपके 200 में से 200 नंबर आ रहे हैं तो नॉर्मलाइज करके वो कितने ही कर देंगे। हालांकि 50-60 का मार्जिन भी कभी कभी आ जाता है। आई नो यू मस्ट बी लाइक 50-60 कैसे, बट कभी कभी आता है। तो भी आप सोचो अगर आपके 200 नंबर बनते हैं तो भी वो 50-60 भी कम करेंगे तो ज़्यादा मार्जिन से कम नहीं होंगे, तो भी आपके आराम से 95% आ जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ ये बात आप याद रखो कि जितना अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो उतना अच्छे से प्रिपरेशन करो, जितने भी सब्जेक्ट्स आप अपेयर कर रहे हो उसके लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ सकते हो। देखो, सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश के लिए जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के वीडियो में भी बोला था, लेट्स स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। जैसे जैसे टीचर पढ़ा रही है वैसे वैसे पढ़ो। आपको अपनी स्क्रीन्स पे सिलेबस दिख रहा होगा, आप वो सिलेबस देख सकते हो। वहाँ पे आप देख सकते हो कि इंग्लिश के सिलेबस में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। बेसिकली मेरे आई गेस 2 कॉम्प्रिहेंशंस आए थे। उसमें क्या होता है, पूरा अगेन एमसीक्यू बेस्ड पेपर ही होता है आपका, उसमें कोई वो नहीं होता, कोई सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होता। इट इज़ एब्सोल्युटली एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन सारे सब्जेक्ट्स के लिए। बेस्ट एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि आपको, अगर आपका पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपके पैराग्राफ के सपोज मतलब कॉम्प्रिहेंशन है, तो अगर आपको 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं कॉम्प्रिहेंशन के, दसों क्वेश्चन पे कॉम्प्रिहेंशन लिखा होगा काफ़ी। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप एक फॉर्मल पेपर देते हो, फिजिकल फॉर्म पेपर देते हो, तो क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के लिए बार बार पेज आगे पीछे करना पड़ता है। अगर आप कंप्यूटर पे करोगे तो बार बार टिक 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 इरिटेटिंग हो जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है, ऑप्शन भी गलत सेलेक्ट हो जाता है आगे पीछे करने के चक्कर में। तो एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, वो विच आई वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड, वो ये थी कि हर एक पेज पे आपको अपनी कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा हर एक क्वेश्चन के ऊपर। तो आपको बार बार फर्स्ट पेज पे नहीं जाना पड़ेगा जिसमें कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है, इट विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का। उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं उसमें आपके। ठीक है, नेक्स्ट आपका पोम भी आ सकती है, जिसमें अगेन वो आपसे चीज़ें पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, इसमें आपसे पूछ सकते हैं राइम स्कीम भी, कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे, इसका पूछ लेंगे एक्टिव वॉइस बताओ, पैसिव वॉइस बताओ, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, कुछ भी आ सकता है। यानी कि जो भी आपने बचपन में इंग्लिश में पढ़ा है वो कुछ भी आ सकता है, राइट। अब इसके लिए कैसे पढ़ना है, इसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो CUET के मॉक पेपर्स एक बार ही देखिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ईडियम्स, प्रोवर्ब्स और इंग्लिश तीनों पे काम करो। इंग्लिश में बोलना थोड़ा सा शुरू करो, अगर बोला नहीं जाता, इतना आप कंफर्टेबल नहीं फील करते, तो एटलीस्ट स्टार्ट हियरिंग इंग्लिश। क्या करो, यूट्यूब चैनल्स पे जाओ, उनमें कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करो। कॉम्प्रिहेंशन तो बोर्ड में भी देने पड़ेंगे ना, कॉम्प्रिहेंशन तो तब भी आएगा, वोकैबुलरी तब भी टेस्ट होगी, तो पढ़ लो। वोकैबुलरी तो यूनिवर्सल है, वो तो किसी भी पेपर में आ सकती है। ठीक है, सो वोकैबुलरी पे काम करिए, ईडियम्स, प्रोवर्ब्स, ये सारी चीज़ें पढ़िए जितने भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे एम्पल ऑफ डेटा इज़ देयर फॉर विच यू कैन स्टडी। मैंने CUET के लिए स्पेशल क्लासेस लगी थी मटेरियल के लिए, कि मुझे स्टडी मटेरियल चाहिए था। मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, व्हाट एवर हेल्प यू नीड फ्रॉम माई साइड। ठीक है, मॉक पेपर्स इज़ द रामबाण सोल्यूशन। मॉक पेपर्स देखिए, आपको बहुत आइडिया लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी के लिए MCQs अगेन आप DK गोयल से प्रैक्टिस कर सकते हो, TS गरेवाल से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब अकाउंटेंसी में भी एक सिचुएशन वो ये आई थी कि डिफ़िकल्टी लेवल वैरी कर सकता है। ठीक है, मेरा पेपर मेजरली अकाउंटेंसी का जर्नल एंट्री बेस्ड पेपर आया था, जिसमें जर्नल के क्वेश्चंस काफ़ी सारे थे कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, इसकी जर्नल एंट्री बताइए। ठीक है, जैसे कि PL अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन था कि इसमें ये हो रहा है, इसकी जर्नल एंट्री क्या है। जर्नल एंट्री काफ़ी बच्चे 12th में आके भूल जाते हैं कि जर्नल एंट्री पे वो फोकस नहीं करते, और इसी के बेसिस पे पेपर आ गया था CUET में। सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट NTA पेपर ऑल्सो, CBSE के साथ साथ। तो आप प्लीज़ हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ो, हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, इसका ये लॉजिक पहला तो यही है। ठीक है, एंड स्टार्ट क्वेश्चनिंग। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो पूछो, मैम नहीं समझ आ रही है और ऐसा हो क्यों रहा है। अकाउंट्स में हर एक चीज़ का लॉजिक होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट में क्यों जा रही है, डेबिट में क्यों जा रही है, हर एक चीज़ का लॉजिक है। वो लॉजिक पूछो, वो लॉजिक पूछोगे तो आपको जर्नल एंट्री दिमाग में आएगी, जर्नल एंट्री दिमाग में आएगी तो पेपर कर पाओगे CUET का। ठीक है,
अब नेक्स्ट चीज़ वो ये थी कि मेरी फ्रेंड का पेपर न्यूमेरिकल बेस्ड आया था, उसमें काफ़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे। अब एक चीज़ और आप सोचेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। डोंट यू वरी, जीटी का पेपर हो, मैथ्स का पेपर हो, आपका अकाउंटेंसी का पेपर हो, जो भी न्यूमेरिकल पेपर होता है उसके लिए आपको एक वहाँ पे सेंटर पर ही वो एक प्रॉपर पेज आपको प्रोवाइड करेंगे। जितनी भी शीट्स आपको चाहिए सप्लीमेंट्री आप ले सकते हो, और आप अपना चाहें तो ट्रांसपेरेंट ब्लू बॉल पेन आप लेके जा सकते हो, नहीं तो वो सेंटर में ही प्रोवाइड कर देते हैं। सो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कैलकुलेशन पेपर पर कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है अगेन MCQ सॉल्व करो, क्योंकि पूरा पेपर MCQ बेस्ड आता है। बट ये चीज़ तब करो जब बोर्ड्स हो जाते हैं। बट MCQ तो आपके DK गोयल के और TS गढ़वाल के तो करने ही है, क्योंकि बोर्ड्स में भी आपके MCQ आते हैं। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ आपकी एक्स्ट्रा MCQ प्रैक्टिस की, ये सब आप बोर्ड्स के थोड़े बात करना, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आप CUET की बुक्स लगाना शुरू कर दोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी वैरी करती है बोर्ड्स में और CUET में। तो अभी तो बेसिक लेवल आप कर लो, अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे आप अभी फोकस करो। ठीक है, आप अपने MCQs अभी DK गोयल और TS गढ़वाल को टारगेट करो MCQs के लिए। एक बार वो आपको अच्छे से आ गया, 100% कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। अब तो DK गोयल की काफ़ी सारी CUET सैम्पलर्स आ चुकी हैं, हमारे टाइम में सब नहीं थी। हम जब आधा सेशन हो चुका था ना CUET के लिए, 1-2-3 हफ्ते या कुछ बचे थे, तब आई थी हमारे लिए बुक, तो हमें तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं था। सो इट्स ओके, वी वर स्टिल लकीयर कंपेयर टू 2022 वाला बैच, क्योंकि उनके टाइम पे तो कोई भी सोर्स नहीं था, हमें फिर भी थोड़ी बहुत हेल्प मिली थी। तो डोंट यू वरी। अब हम बात करते हैं बिजनेस स्टडीज़ के लिए। बिजनेस स्टडीज़ के लिए सुभाष डे में काफ़ी MCQs आपको मिल जाएंगे, जो बुक मैंने आपको बताई थी। अदरवाइज ऑल्सो बिजनेस स्टडीज़ में आपको MCQs ऑनलाइन बहुत मिल जाएंगे, या फिर जो ऐप मैंने आपको बताई थी नोटिया ऐप, उससे बहुत सारे मॉक पेपर सैम्पल पेपर्स होते हैं, आप उधर से भी देख सकते हो। अब नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए भी अगर आपको MCQs प्रैक्टिस करने हैं, सो अगेन अगर आप बात करते हो मेरे से, तो MCQs के लिए संदीप गर्ग इज़ अ वेरी गुड बुक, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी, उसमें काफ़ी सारे MCQs आपको मिल जाएंगे। नहीं तो अगेन आपको ऑनलाइन बहुत पेपर्स, जो मैंने ऐप बताई है ना, उसमें भी आपको काफ़ी MCQs मिल जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो मेरी फ्रेंड मुझे बता रही थी, दैट वाज अबाउट इंग्लिश। CUET के लिए मेजरली उसने अड्डा 24/7 के चैनल को रेफ़र किया था, जिसमें रुबिका मैम हैं, वो पढ़ाती हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो। CUET के लिए मेरे को याद है मैंने भी उनसे काफ़ी बड़ी पढ़ा था अबाउट द वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स बहुत आते हैं, बहुत, और उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, आप उनको रेफ़र कर सकते हो। देखो मुझे कोई शर्म नहीं आती कोई यूट्यूब चैनल बताने में, काफ़ी यूट्यूब चैनल्स तो यही करते हैं कि आप हमारी वीडियोस देखो, हमारे इन चैनल को देखो, हमारे उन चैनल को देखो, ऐसे नहीं होता। अगर मुझे जेन्युइन नहीं लगता है कि कोई अच्छा पढ़ाता है, तो आई विल ऑलवेज सपोर्ट दैट पर्सन, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं जनरल टेस्ट की। जनरल टेस्ट का जो सिलेबस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, बहुत कुछ आता है। इसके लिए मैंने एक ये बुक ली थी, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस तो नहीं थे, लिमिटेड क्वेश्चंस थे, बट क्वेश्चंस अच्छे थे, आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। जीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कहीं पर भी मिल जाएंगे, क्योंकि जीटी इज़ अ यूनिवर्सल सब्जेक्ट फॉर एंट्रेंस टेस्ट। आप कोई भी एंट्रेंस टेस्ट देने जाओगे, जीटी उसमें आता ही आता है। सो इट्स द बेस्ट थिंग। आप ऑनलाइन भी जीटी पढ़ सकते हो, ठीक है। काफ़ी बड़ी बच्चे जो है स्पेशल क्लासेस के हेल्प लेते हैं, चाहे वो करियर लॉन्चर की हों, चाहे वो व्हाटएवर, मेरे टाइम पे प्रथम की क्लासेस भी चलती थी। तो आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है आप वो करिए, बट एंड ऑफ द डे द थिंग शुड बी टू स्कोर द बेस्ट यू कैन, राइट। That is it for today's video. I hope you all like it. आपको कोई भी और हेल्प चाहिए मेरे से, या कोई भी और क्वेरी है CUET के बारे में या बोर्ड्स के बारे में, you can comment down and you can let me know. Again जो PDF है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, जिससे मैंने चीज़ें देखी थी, वो मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में दिखा दूँगी. So if you like the video, if you enjoyed the video, then click on the like button, subscribe to my channel and ring the bell next to the subscribe button so that you get the notifications whenever I upload a new video. And also share this video with your friends and family. Thank you so much. Bye bye.